गाइस एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो बेसिकली लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है थ्री डायमेंशनल सॉलिड के लिए। आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप बिल्कुल आई बटन में जाके इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल शेप्स आप देख सकते हो। हमने उस वीडियो में ट्राई किया है कि 3D एक्चुअली क्या है। वो कुछ ऐसा है जो हमारी रियलिटी है, हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे 2D से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन नहीं रखता है। तो ये सारी बातें हमने जो ऑलरेडी डिस्कस की हैं हमारे पार्ट 1 में, वो आप जाके दे सकते हो। अब पार्ट 2 में हम बेसिकली ऐसा क्या करने वाले हैं जो बुक में नहीं मिलेगा। सो गाइस देखिए, इस चैप्टर की एक प्रॉब्लम है, इस चैप्टर का जो भी चीजें हैं ना वो बुक्स में बहुत ही डिस्टॉर्टेड वे में दी हुई है। तो इनको जब तक आप एक कनेक्टिंग वे में नहीं पढ़ोगे, एक कनेक्टिंग वे में नहीं समझोगे, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आते ही रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट पार्ट से। तो डिफरेंट पार्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट पार्ट में अगर मैं एक 2D शेप की बात करता हूं, लेट सपोज वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल। ठीक है, सो इन रेक्टेंगल वी नो दैट देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल। इफ आई से व्हाट दीज आर, सो दीज आर नोन एज साइड्स। ठीक है, ये क्या है, ये कॉर्नर्स हैं जिन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। और उसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कि यहां पे जो एक ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, और उसी तरीके से जब हम इसके अंदर की बात करते हैं तो आप कहते हो कि सर ये कुछ नहीं, ये बेसिकली है इसका एरिया, है ना। तो बेसिकली गाइस ये सारे पार्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी रेक्टेंगल में देख रखे हैं, बट क्या कुछ ऐसे ही पार्ट्स हमारे 3D में भी होते हैं, है ना। तो इसे समझने के लिए आइए देखते हैं 3D सॉलिड के बारे में। सो 3D सॉलिड को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे। और मैं लेने जा रहा हूं ये एक बड़ा सा क्यूब आपके लिए। ठीक है, तो ये एक क्यूब है आपके लिए। ठीक है, अब इस क्यूब को आपको डिफरेंट वे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसे ऑब्जर्व हम कैसे करने वाले हैं, आप यहां पे ध्यान देना। ठीक है, तो जब भी इस क्यूब की बात हो रही है आपको दिख रहा होगा, पहले तो जब मैंने इस क्यूब को पकड़ रखा है तो यहां पे खूब सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी हेल्प से मैं इसको पकड़ पा रहा हूं। ठीक है, तो जो भी ये सरफेसेस हैं जिसे आप पकड़ रहे हो, जिसे आप टच कर रहे हो 3D सॉलिड में, उन सरफेसेस को हम बोलते हैं फेसेस। ओके, यस आपने सही सुना, फेसेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है ये लाइंस, जो आप ये बॉर्डर पे ये लाइंस देख रहे हो ना, ये लाइंस है वो जो इसका सेकंड पार्ट है। अब इस लाइंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये हम इन लाइंस को बोलते हैं एजेस। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना होगा कि एजेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी तुम 3D सॉलिड की बात कर रहे हो तो उसके जो एजेस हैं, एजेस आर बेसिकली डिफाइनिंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इसीलिए हमारे जो एजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कितने एजेस हैं ये आप 3D सॉलिड को देख के या इमेजिन करके समझ सकते हो। अब एजेस का फॉर्मेशन हुआ क्यों, तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं तो ये लाइन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। इस लाइन का फॉर्मेशन तभी हो रहा है जब ये ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस एक दूसरे से आके इंटरसेक्ट कर रहा है। हां, आप सही समझ रहे हो, जब भी दो सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे एक लाइन का जनरेशन होता है, और उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, उसी लाइन को हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, तो इस तरीके से सारे एजेस का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आप जब आते हो तो आप आते हो इन कॉर्नर्स पे हो, जिसे आप छूते हो तो आपको थोड़ा सा एक पोकिंग इफेक्ट लगता है, आपको एक नुकीलापन लगता है। ठीक है, तो ये इसका एजेस का वर्टेक्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इन्हें बेसिकली बोलते हैं वर्टेक्स। अगर ये एक है क्यूब या क्यूबॉइड तो आप देख सकते हो 4 वर्टेक्स आपके हो गए टॉप में, 4 वर्टेक्स हो गए बॉटम में। चाहो तो इनसे खेल भी लो, उसमें ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जब ये वर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है तो आपको ये देखना होगा, जिस तरीके से एजेस में दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन होकर एक लाइन बन रही थी, अब अगर ये दो सरफेस ना होके 3 सरफेस हो गए या 3 सरफेस से ज्यादा हो गए, तो जहां भी इंटरसेक्शन 3 सरफेस या उससे ज्यादा का हो जाता है वहां पे लाइन नहीं आता है मेरे बच्चों, वहां पे आता है एक पॉइंट। ठीक है, सो इसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इसी पॉइंट को आप बोलते हो वर्टेसेस। और उसी तरीके से इस सॉलिड में आपके हो गए 3 पार्ट, और वो कौन कौन से हो गए, तो बिल्कुल एक हो गया आपका फेसेस, जिसकी हेल्प से आप सॉलिड को पकड़ते हो, आप उसे छूते हो, आप उसे टच करते हो, आप उसे फील करते हो। उसी तरीके से हो गया एक एजेस, जो कि होता है एक लाइन का फॉर्मेशन जहां पे टू सरफेसेस का इंटरसेक्शन आता है, और एजेस आपके सॉलिड के स्केलेटल स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है।
और उसी तरीके से हो गए आपके वर्टिसेस जिसे हम बोलते हैं कॉर्नर, और वो कॉर्नर का जनरेशन कब होता है, जब आपका मोर देन टू सरफेसेस का इंटरसेक्शन होता है और वहां पे फॉर्मेशन लाइन ना आके एक पॉइंट का फॉर्मेशन आता है, तो उसे आप बोलते हो वर्टिसेस। ठीक है, रिलेटेड विद द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ रखा होगा जिसे आपने बोला था आइलर्स फार्मूला, याद है ना। तो आइलर्स फार्मूला, बेसिकली आइलर्स ने क्या किया, आइलर्स ने इसी कॉन्सेप्ट को अपना पहचाना रिलेटेड विद द 3D सॉलिड। आइलर ने बोला तुम किसी भी अगर फेसेस, एजेस और कॉर्नर की बात करते हो तो हर कोई 3D सॉलिड नहीं बन सकता, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स चाहिए इन रियलिटी, है ना। तो बेसिकली आइलर ने इस बात को पहचाना और आइलर ने यह बताया कि फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बीच में एक रिलेशन है जिसका इक्वल टू समथिंग 2 आता है। याद करके रिलेशन कमेंट बॉक्स में लिखना अगर याद आ जाए तो आइलर ने इस बात को बताया कि जब फेसेस, एजेस और वर्टिसेस में वो रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो वैसे ही सॉलिड की एक रियलिटी प्रेजेंट होती है, वो एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, वरना वैसा कोई सॉलिड एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप तभी समझ सकते हो जब आप सॉलिड के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर को जान पाओगे, है ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा सॉलिड के डिफरेंट पार्ट को समझ के, और वो एक दूसरे से कैसे अंतर है या कैसे वो डिफरेंट है। ठीक है, नाउ अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये गाइस देखने वाले हैं कि जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का जनरेशन किस तरीके से होता है। सॉलिड आपने देख लिया, सॉलिड आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन क्या आपको ये आइडिया भी मालूम है कि उस सॉलिड का जनरेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके 3D ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज हम ये देखने वाले हैं कि उस ज्योमेट्री को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आपके क्यूब और क्यूबॉइड से, क्योंकि बेसिकली ये एक जनरल सॉलिड है। तो क्यूब और क्यूबॉइड को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमने एक स्क्वायर प्लेट ले ली, आप ये समझो कि आपने एक स्क्वायर प्लेट को ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, बिल्कुल इसी तरीके की बहुत सारी स्क्वायर प्लेट एक दूसरे के ऊपर रख दी। ठीक है, बहुत सारी स्क्वायर प्लेट एक दूसरे के ऊपर रख दी। तो गाइज ये मत भूलना कि जब तुम एक प्लेट की बात कर रहे हो, अ थिन स्लाइस ऑफ स्क्वायर, तो वहां का जो थिकनेस है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसीलिए आप उस थिकनेस को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर आपने वैसी सेम प्लेट 1000 प्लेट को एक साथ क्लब कर दिया या स्टैक कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका जो लेंथ है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, आपका जो ब्रेथ है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन वहां पे एक डायमेंशन और आ जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द हाइट। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि जब भी आप क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हो तो ये फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए आप अगर रियल लाइफ में समझना चाहते हो तो आप एज अ लोफ ऑफ ब्रेड को कंसिडर कर सकते हो। जब आप देखते हो कि एक लोफ ऑफ ब्रेड आप मार्केट से लाते हो तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और आप ये बेसिकली ये इसको समझ, ये क्या है, ये अपने आप में एक क्यूबॉइडल शेप की तरह है। ठीक है, अगर आप इस लोफ ऑफ ब्रेड को कट करते हो तो आपको मालूम है कि ये डिफरेंट स्लाइसेस आपके आते हैं। अगर एक स्लाइस की बात की जाए तो उसके थिकनेस को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर कई सारी स्लाइसेस आ जाएं साथ में तो वहां पे आप थिकनेस को इग्नोर नहीं कर पाओगे, है ना। तो यही एक फॉर्मेशन है जिससे आप क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मेशन को समझ सकते हो। उसी तरीके से जब हम दूसरे सॉलिड को कंसिडर करते हैं, जिस सॉलिड का नाम है सिलेंडर, ठीक है, तो सिलेंडर में आप यूं समझ सकते हो कि सिलेंडर एक ऐसा फॉर्मेशन है जहां पे आपने एक अपराइट रेक्टेंगल को ले लिया, ठीक है, आपने एक अपराइट रेक्टेंगल को ले लिया और आप क्या करोगे, इसको एक साइड में रोक के इस सिलेंडर को आप पूरा रोटेट करोगे, इस रेक्टेंगल को पूरा रोटेट करोगे। तो रोटेट करने से जो आपका रोटेशन से एक पेरिफेरी का फॉर्मेशन होगा, ये कुछ कुछ ऐसे ही सामने नजर में आएगा, और इसी सॉलिड का फॉर्मेशन किया गया एज ए सिलेंडर। अगर आपको सिलेंडर ऑब्जर्व करना है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, यार ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ इसके बीच में होल्स हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ भी है, और ये फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा है जैसा हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो अपराइट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन या रोटेशन से ही हमारा सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से जब हम नेक्स्ट सॉलिड पे जाते हैं दैट इज कोन, तो कोन के फॉर्मेशन के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और उसको आपने एक होल्ड करके उसे एक रोटेशन कर दिया, तो इस अपराइट ट्राइंगल के रोटेशन से जो भी एक पेरीफेरी फॉर्मेशन होता है दैट इज ओनली नोन एज अ कोन। और इसी तरीके से जब आप स्फीयर की बात करते हो, है ना, जो बेसिक सॉलिड्स हैं हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, तो स्फीयर के लिए आपको एक सर्कल लेना है और इसी सर्कल को आपको बीच में से रोटेट कर देना है।
तो रोटेट करने से यहां पे डिफरेंट सर्कल का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको कुछ कुछ एक स्फेरिकल फॉर्मेशन मिलेगा। और जब आप स्फीयर को ऑब्जर्व करते हो तो डेली लाइफ में वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये बेसिकली कैसे फॉर्म हुआ, अब आप ये जानते हो कि ये एक सर्कुलर फॉर्मेशन है। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉलिड का जनरेशन है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की ओर, तो वहां पे हम सिलेंडर को और ओपन करके उसके फॉर्मूला को देखने वाले हैं कि उसके जनरेशन से कैसे उसके फॉर्मूलाज को इंटरप्रेट करेंगे। जो ये फॉर्मेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो भी फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो सारे फॉर्मूला को हम इसी जनरेशन से रिलेट करने वाले हैं। इसीलिए जनरेशन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देख रखा होगा कि मैंने 2 टॉपिक और आज की क्लास के लिए लिख रखा है, दैट इज एरिया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों को यही नहीं मालूम कि एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ डिफरेंट होता है या कुछ सेम होता है ना। सो बेसिकली आप खुद से पूछ के देखो कि एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो उनमें क्या डिफरेंट है, राइट। सो बेसिकली गाइज, जब भी आप एरिया की बात करते हो तो आपको मालूम है द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड एनी सॉलिड और एनी 2D ऑब्जेक्ट इज ओनली नोन एज एन एरिया। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जब भी हम किसी सरफेस या लैमिना की बात करते हैं तो उसके बाउंड्रीज के बीच में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, कितनी जगह ऑक्यूपाइड है, उन सारी चीजों को हम बोलते हैं एरिया। लेकिन क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चीज सेम है? तो उसका आंसर है नो मेरे बच्चों, नो। ठीक है, अब आप पूछोगे नो कैसे, तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मान लिया मैंने आपको एक नींबू दे दिया, ठीक है, और आपने उस नींबू को कट कर दिया। अब वो एक नींबू जो है वो आपका एक स्फीयर है, दैट इज ए 3D सॉलिड। लेकिन जब आपने उस नींबू को कट किया और उसका एक प्रिंट एक पेपर में ले लिया, तो क्या आप बता सकते हो वो प्रिंट कैसा आएगा? हाँ, डेफिनेटली वो प्रिंट आपका एक सर्कुलर फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि वो एज ए सॉलिड तो वो स्फीयर था, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका आ रहा है वो आ रहा है सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया मिल गया होगा। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 3D से रिलेटेड होता है और 3D में हम डायरेक्ट एरिया ना कैलकुलेट करके उसके एक कटिंग, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में यह टर्म बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब हमें एक माइनर डिफरेंस नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो किसी भी सॉलिड का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में मैं आपको सारे सॉलिड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, वो कैसे दिखते हैं या उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सारी बात भी हम इसी लेक्चर में ही करने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू वुड हैव लाइक द लेक्चर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।